गुड इवनिंग क्लास। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है आपका ब्रिटिशर्स का अदर यूरोपियन पावर्स के कंपैरिजन में सक्सीड होने का रीज़न क्या है। वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। जब हम बात करते हैं तो इनका एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनीज इन्होंने ज़्यादा बनाई, ज़्यादा पावरफुल रही, ज़्यादा सक्सेसफुल रही। अकेले इंडिया की ही बात नहीं है, अदर एरियाज की बात करें वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इनकी रिवैलरीज अदर पावर्स के साथ रही, फ्रेंच के साथ इनकी रिवैलरी की पावर बात करते हैं, तो इनके स्ट्रांग होने का, सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या है। देखिए, अब एक कंफ्यूजिंग पार्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके सिलेबस में या बुक की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक तो आपका इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर है, एंड देन इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट इंडियन रूलर्स। तो जब आप इन दोनों के बारे में लिखोगे, कुछ पॉइंट्स आपके कॉमन है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली जो आपके इंडियन रूलर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही लगेंगे। आप इस टॉपिक में उसको नहीं लिख सकते। कभी कभी होता क्या है कि कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि हम दोनों पॉइंट्स को एक ही टॉपिक में मेंशन कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर इसके पॉइंट्स उधर लिख देते हैं। तो ऐसा होगा नहीं। प्रीवियस ईयर यूपीएससी इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन पुट कर चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टफ नहीं होते लिखने। जितना मर्जी टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी टफ बन भी जाता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था फेमाइंस को लेके, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी फेमाइंस के बारे में पता होना चाहिए। जबकि होता क्या है कि हमें सिर्फ द बंगाल जो द ग्रेट फेमीन हुई थी बंगाल वाली वो याद रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज आपका यूपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड उठा के देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन इतने टफ बनते नहीं है, ठीक है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं, देखिए, जो आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टॉपिक को कवर करोगे उसका हमारा प्लेलिस्ट सेपरेट है, ठीक है। आप उसको जाइए, क्रैम करिए, देखिए, ठीक है। वो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंफॉर्मेशन कवर की हुई है। लेकिन अगर इन चीज़ों की बात करते हैं तो इनका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच कुछ चीज़ बनती नहीं है। हाँ, इन क्वेश्चन से ही प्रीलिम में बना के दे दे कि इंग्लिश की सक्सीड होने का कारण क्या है, तो वो तो कवर हो ही जाएगा फिर। लेकिन जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कैसे आप क्वेश्चंस को राइट करते हो। बेसिकली आपको पॉइंट फॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए। जिस आंसर को लिखोगे जितना जल्दी आपके माइंड के अंदर उसके पॉइंट फॉर्मेशन होगा उतना ही आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द यूरोपियन नेशंस हु केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, सबसे पहले एज अ ट्रेडर्स ही आए हैं, आपको भी पता है। आफ्टर न्यू सी रूट्स वर डिस्कवर्ड, 1498 वास्को ड गामा सी रूट डिस्कवर जब करते हैं, क्योंकि हम उसको कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल होने के बाद पढ़ते हैं, ठीक है, रेनेसां पीरियड के बाद, ठीक है। इसीलिए जो आपके यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने अफ्रीका को सरकम नेविगेट करते हुए अपना क्या किया है, एक रूट ढूंढा था जिसमें फिर वो इंडिया में पहुंचे थे। तो इंग्लैंड एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल। पोर्तुगीज यहाँ पे आए, डच, डेन्स, फ्रेंच यहाँ पे आए, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 1757 में इंडिया में रूल बन चुका था इनका, ठीक है। और 18th सेंचुरी जब कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, तो इनका रूल आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है कि अकेली आपकी ब्रिटिश पावर ही बची थी। Factors that contributed to the success of the English against the Portugal, Netherlands, France, Denmark, in the world in general and in India in particular are as follows। तो हम क्या करेंगे, अभी इनके सक्सेस के कुछ रीजंस देखेंगे। ध्यान में रखना है आपको, मैंने पहले ही बताया, इंडिया के केस में नहीं हम पढ़ रहे ब्रिटिशर्स का, ठीक है, कि इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट उनके सक्सेस के कारण क्या थे। जो उनके राइवल कंपनीज हैं, यूरोपियन पावर्स हैं खुद में, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हैं, फिर भी आपके ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड है, ठीक है, वो आपका क्या है, ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसका हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग जब की तो हमने क्या की कि वो एक ऐसा ट्रेडर कंपनीज आए,
सभी के सभी जो आपकी यूरोपियन पावर्स हैं सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आए तो कंपनीज के फॉर्म में आए, जो कंपनीज आपकी क्या करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं। अब हमें पावरफुल होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए इनकी कंपनीज के नेचर को देखना पड़ेगा। जो आपकी पॉइंट फॉर्मेशन बन रही है आगे, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज, जो कंपनीज भारत में आई उनका नेचर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अदर यूरोपियन पावर्स के कंपैरिजन में। बेसिकली आप इसको फ्रेंच के कंपैरिजन में ज़्यादा समझ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म्ड की गई थी मर्जर ऑफ सेवरल राइवल कंपनीज एट होम। जब आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो जो वहाँ की राइवल कंपनीज थी जो लोकल डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेड करती थी, उनको मर्ज करने के बाद बनी वाज कंट्रोल्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसको मैनेज करने के लिए क्या था, एक सिस्टम बना हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मैनेज की जाती थी। गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस इस कंपनी के अंदर नहीं था। मेंबर्स वर इलेक्टेड एनुअली। अब क्या है कि जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, ठीक है। अगर वो नहीं देंगे तो अगर एनुअल इलेक्शंस हो रही हैं तो उनको पता है कि अगले साल वो इलेक्ट नहीं होंगे। तो क्या एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम उनके अंदर है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, परफॉर्म करने का से कि वो परफॉर्म करना चाहते हैं सो दैट कि एनुअल इलेक्ट हो सके। शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एज द वोट्स कुड बी ब्राउट एंड सोल्ड थ्रू द परचेज ऑफ शेयर्स। तो जो आपके शेयर होल्डर्स थे वही इलेक्ट करते थे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उनका भी एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस आपकी कंपनी में था। तो जिस तरह से आजकल की कंपनीज की बात करती हैं कि परफॉर्मेंस होती है, चेक होती है, ठीक है, आपका इन्फ्लुएंस है, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में दिखेंगी। लेकिन जो आपकी अदर कंपनीज है उनमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फ्रांस के केस में अगर पढ़ें तो ज़्यादातर वो कंपनीज क्या थी, स्टेट ऑन्ड थी। आजकल भी आप देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर के अंदर अगर परफॉर्मेंस का डिफरेंस है तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई आंसरेबिलिटी नहीं है स्टेट के केस में, ठीक है। मोर फ्यूडलिस्टिक इन नेचर है, इलेक्शंस वगैरह नहीं होते, किसी की कैसे की क्वालिफिकेशन उसकी स्किल के आधार पे उसको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। फ्यूडलिस्टिक इन नेचर है, रूलर के साथ आपके अच्छे लिंक हैं, आपके उनके परिवार से बिलोंग करते हो तो आपको क्या मिलेगा, मेंबर होने का अधिकार मिल जाएगा। फ्रेंच कंपनी मोनार्क के पास 60% से ज़्यादा शेयर हैं, जो उनका रूलर है, ठीक है। वहाँ पे सभी लोग शेयर्स नहीं खरीद सकते। एंड इट्स डायरेक्टर्स वर नॉमिनेटेड बाय मोनार्क, डायरेक्टर्स भी नॉमिनेटेड है, इलेक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि स्किल या क्वालिफिकेशन या परफॉर्मेंस के बेस पे उनको इलेक्ट नहीं किया जा रहा। हु वर सपोज टू कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ टू, इसको छोड़ो, बस ये है कि क्या है, परफॉर्मेंस का अगर कोई सिस्टम नहीं है, आंसरेबिलिटी नहीं है, तो इस कंपनी के अंदर आंसरेबिलिटी तो सभी क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। उधर आपका स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपकी आंसरेबिलिटीज कम है, इसलिए उनके एफर्ट्स भी कम है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए, हमने कंपनी का नेचर एंड स्ट्रक्चर समझ लिया, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके केस में ये आना चाहिए कि वो जिस रूट के थ्रू आए उन्होंने कोई कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉलो किया होगा। तो बेसिकली हम क्या नवल शिप्स की बात करते हैं। तो इंग्लैंड जो था उसको हमने पहले भी पढ़ा, उसको मिस्ट्रेस ऑफ द सी बोला गया, क्योंकि उनका शिप्स का टेक्नोलॉजी बोलो या फिर उनकी मूवमेंट की बात करो, वो फास्ट थी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से उसको हम क्या बोला, मिस्ट्रेस ऑफ द सी। उनको अच्छे से पता था, उनको अगर हम बात करें रेनेसां होने की वजह से काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बने, तो कंपास जो है उनके पास अगर है तो उससे वो डायरेक्शंस का पता लगा रहे हैं। अदर यूरोपियन पावर्स भी कर रही हैं, लेकिन क्या है, लार्जेस्ट है, मोस्ट एडवांस्ड है। अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा भी है, इनके पास फ्लीट ज़्यादा है, शिप्स ज़्यादा हैं और आपके एडवांस्ड हैं। रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट एडवांस्ड। द विक्ट्रियस अगेंस्ट द स्पेनिश अर्माडा। स्पेनिश अर्माडा क्या है, स्पेन का जो नवल फ्लीट है उसको स्पेनिश अर्माडा बोला जाता है। अगेंस्ट द
फ्रेंच एट सी हैड पुट द रॉयल नेवी एट द पीक ऑफ द यूरोपियन नेवल फोर्सेज, इन दोनों के कंपैरिजन में बेटर थी। सर स्पेनिश अर्माडा का एक स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उसको आप फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन ने स्पेनिश अर्माडा को ख़त्म करने के लिए क्या किया। बहुत पावरफुल फ्लीट था, इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं था, इसके अगेंस्ट लड़ना। लेकिन ब्रिटेन ने जैसे अपने फायर शिप्स का यूज़ किया, फिर उसको नेचुरली जो आपकी वहाँ का एटमॉस्फेयर था, विंड का फ्लो था, उसने कैसे स्पेनिश अर्माडा में आग लगा दी पूरी तरह से, ठीक है, वो सिंक कर गए। वो एक स्टोरी है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्पेनिश अर्माडा इतना पावरफुल फ्लीट होने के बावजूद भी उन्होंने अगर हराया तो इनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इनके शिप्स का मूवमेंट और फिर ऊपर से यूज ऑफ ब्रेन, ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट फ्लीट मूवमेंट। द ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द पोर्चुगीज फ्रेंच ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूवमेंट्स ऑफ देयर नेवल शिप्स। द इंग्लिश लर्न फ्रॉम द पोर्चुगीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफिशिएंट नेवी। सबसे पहले पोर्तुगीज के पास एफिशिएंट नेवी थी जब वो 1498 में आए थे। इंग्लिश ने इनसे ही सीखा था, उसके बाद इन्होंने इनसे ज़्यादा डेवलप कर लिया कि अगर हमने कंट्रोल करना है सी रूट्स को या फिर कॉलोनीज के ऊपर अधिकार रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावरफुल नवल शिप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इतना पावरफुल होना टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसके पीछे का कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहा होगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में और फिर आपका रेवेन्यू या फिर फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो हमने दो चीज़ पढ़ी, एक तो है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है आपका कॉलोनीज, तीसरा है आपका कैपिटलिस्ट टाइप का नेचर। तो हो सकता है अदर कंट्रीज का भी कैपिटलिस्ट नेचर रहा, लेकिन सबसे पहले डेवलपमेंट हम जब बात करते हैं तो वो कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने टॉपिक पढ़ा, अगर आपने नहीं वीडियो देखा तो पहले वो देख लेना। तो ये वाला जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया किस चीज़ में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। 18th सेंचुरी में हमने पढ़ा था न्यू मशीन्स लाइक स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम एंड और अदर थिंग्स। उससे हुआ क्या, आपकी जो इंडस्ट्री है उनमें प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो उसके बाद कॉलोनीज की जो इनकी मार्केट थी वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा सेल किया अपने प्रोडक्शन को, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्होंने इम्प्रूव्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, मेटलर्जी, स्टीम पावर। हमने आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में, स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, कैसे इन्होंने यूज़ ऑफ कोक किया रेदर देन की कोल, तो जिससे इनको क्या मिला, एक नेचुरल एज मिला अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। इसी वजह से इनको हेजेमनी मिली, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आपके इंग्लैंड में हुआ है, इसीलिए इनके पास ज़्यादा वेल्थ कम्युलेट हुआ, ज़्यादा इनको सपोर्ट मिला। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हो रही है तो हमने शिप्स में देख लिया, प्रोडक्शन में देख लिया, मशीनरी में, तो आपका मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, इनमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, कोशिश की थी, ठीक है। और आपकी जो मिलिट्री थी वो आपका डिसिप्लिन थी, स्किल थी, अच्छी उनको सैलरीज पे करते थे वो, ठीक है। और जो आपका फेयर सिलेक्शन सिस्टम था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक मोनार्क कंपनी के अगर मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मिलिट्री में भी ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे उनके पास इक्विपमेंट्स थे, वेपन्स थे, ठीक है। अगर हम बात करें कैनन्स का यूज़ करते थे, ठीक है, मस्केट्स का यूज़ करते थे। तो जो ये सोल्जर्स होते थे उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स थे, जिस वजह से अपर एज के ऊपर आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन पावर्स। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका स्टेबल गवर्नमेंट का। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो नेचुरली आपके इनर पार्ट में जो हैं सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस ठीक रहेंगी, तो आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू आपके पास अच्छा है और आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सिर्फ एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688, उसको छोड़ के आपका ब्रिटेन में यार सच कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। तो पीपल्स ने वहाँ पे अपोज नहीं किया कि जो आपकी गवर्नमेंट है या आपकी कंपनीज हैं
वो बाहर जाके क्यों वॉर लड़ रही हैं, यहाँ वो पैसा यहाँ पे खर्च होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अलावा कोई रेवोल्यूशन हुई नहीं है, तो पीपल जो है या फिर गवर्नमेंट्स ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। लेकिन अदर नेशंस की बात करें तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से समझ सकते हो 1789 में कितना बड़ा रिवोल्ट हुआ, नेपोलियन ने वॉर लड़े, ठीक है। उससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली आपकी ये यूरोपियन पावर्स है वो वीक हुई हैं। इसके अलावा डच एंड स्पेन के बीच में वॉर होते रहे, 8 ईयर वॉर चला 17th सेंचुरी में, जिसने पोर्तुगीज इंपीरियलिज्म को क्या किया, वीक किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो आपकी लीनियंट पॉलिसी थी। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आए हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार किया, लेकिन जो आपके पोर्तुगीज थे ना वो थोड़े से हार्डर थे। पोर्तुगीज का रिलीजियस नेचर थोड़ा हार्ड था, जो हमारे इंडियंस को यहाँ पे एज सच इतना पसंद नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एज सच कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं की। हमारे यहाँ पे जितने भी आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे वो हमारे इंडिया के लीडर्स ने ही, जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो उनके कहने के ऊपर ही किए गए हैं। उनकी सपोर्ट के बिना ब्रिटिशर्स ने एज सच कोई हार्ड मेजर नहीं अपनाया। Religious tolerance, Britain was less jealous about the religion and less interested in spreading Christianity compared to Spain, Portugal, Dutch. Thus, its rule was more acceptable to the subjects than the other colonial power. इसलिए लोगों ने इनको ज़्यादा अपोज नहीं किया, रेदर देन की जो आपके पोर्तुगीज होते हैं वो ज़्यादा हार्ड थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकुलर रूल की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रीमियरली फोकस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। ज़्यादा फोकस उनका रेवेन्यू कमाना था, ठीक है, ट्रेड करो, कॉमर्स करो। रिलीजियस कन्वर्जन्स नहीं करवाते थे, ठीक है, या फिर अदर जो आपका एक रिवेलरी है मुस्लिम्स लॉज को लेके या फिर हिंदू लॉज को लेके इतना कुछ उन्होंने रिफॉर्म या चेंज करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो उसी वजह से क्या है, आपकी टॉलरेंस ज़्यादा रही ब्रिटेन के तरफ लोगों की। उसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है आपकी डेट मार्केट। देखिए अब कंपनीज हैं, कंपनीज को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। वॉर्स अगर आपने लड़ना है तब भी आपको मनी चाहिए। तो ब्रिटेन में उनके पास एक वेल डेवलप्ड क्या था, बैंकिंग सिस्टम भी था, ठीक है, और आपकी डेट मार्केट भी अच्छी थी। उनको क्या मिल जाता था, पैसा मिल जाता था। उसी पैसे का फिनांस का यूज करके वो पैसा बनाते थे और फिर जिनसे लिया होता था उनको रिटर्न करते थे। तो डेट मार्केट्स इनकी बहुत स्ट्रांग थी। ये चीज़ हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी पढ़ी है, ठीक है, और यही चीज़ हमने जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट रेनेसां पीरियड में हुआ तो जो आपके वेल्दी मर्चेंट्स थे किस तरह से पैट्रोनाइज करते थे, वहाँ पे भी हमने पढ़ी है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में, पर्टिकुलरली इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आपका फाइनेंस का रहा। फ्रांस में एज सच ऐसा कुछ नहीं था, डेट मार्केट इनकी इतनी डेवलप नहीं थी, ठीक है। ज़्यादातर ये आपका गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करते थे, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम रोल प्ले करते थे। स्पेन में भी आपका जो डेट मार्केट है इतना अच्छा नहीं था, जस्ट आपको यही मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो इन्हीं सभी पॉइंट्स की वजह से, जिसमें हम सम अप करें तो नेवल सुपीरियरिटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मिलिट्री स्किल, डिसिप्लिन, स्टेबल गवर्नमेंट और आपका एक सेकुलर और यू कैन से लीनियंट पॉलिसी टूवर्ड्स रिलीजन, इन सभी चीज़ों ने क्या किया, ब्रिटेन को अदर यूरोपियन पावर्स के कंपैरिजन में सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें हेल्प की। यहीं पे हम क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देख लेते हैं कि कंपैरिजन अगर हम करें नाउ इंडियन रूलर्स के साथ, तब हम क्या पॉइंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी आप ये तो लिखोगे ही, नेवल सुपीरियरिटी है, डेट मार्केट, फाइनेंस उनके पास ज़्यादा है। इसके अलावा आप एक दो पॉइंट्स की जब बात करोगे तो आप क्या करोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर सैलरी पे कर सकते थे, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ये पॉइंट इसमें ज़्यादा मेंशन करोगे। एंड आपका फोर्सेस क्या थी, डिसिप्लिन थी। उसके बाद ये क्या करते थे, फेयर सिलेक्शन करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था रूलर्स के पास, ठीक है। सैलरीज पे करने के लिए उनके पास थी ही नहीं, वो क्या जमींदारी जागीरदारी सिस्टम फॉलो करते हैं।
ठीक है, नकदी वो पे कर नहीं सकते थे, डिसिप्लिन की कमी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, सिलेक्शन सिस्टम भी फ्यूडेटरी नेचर था, फेयर नहीं था। उसके बाद फिर अगर फर्दर हम बात करें इंडिया के कंपैरिजन में, तो जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनके पास मेन लीडर्स के अलावा सेकंड लाइन लीडर्स थे, जो किसी लीडर के अंडर काम करते हुए ये नहीं देखते थे कि मेरे को लीडर बनना है या मेरे को अपना खुद को ग्लोरीफाई करना है, वो अपने कंट्री के लिए काम करते थे। एग्जाम्पल देखो उनके पास क्या है, क्लाइव तो है ही है, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, ठीक है, डलहौजी की बात करें, लेकिन उनके पास सेकंड लाइन लीडर थे जिनमें आपको आर्थर वेल्जली का नाम याद रखना है, ठीक है, उसके बाद आप और कौन सा, आयरकुट का नाम याद रख सकते हो, ठीक है, जिन्होंने फाइटिंग्स जब की अगेंस्ट इंडियन रूलर्स तो उन्होंने अपने देश का नाम बनाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर थी, इसीलिए उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से और विदाउट एनी यू कैन से की ट्रिचरी, गदारी नहीं की और ब्रिलियंटली लड़े हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो इंडिया वालों में तो खुद की रिवेलरी थी, मराठा चाहते थे मैसूर वाले ना ज़्यादा कामयाब हो जाएं, ठीक है। ऐसी आपका राजपूत एरियाज में देख सकते हो, राजपूत रूलर्स की अपने आप में नहीं बनती थी, तो उनके अंदर नेशनलिज्म फीलिंग नहीं थी, जबकि ब्रिटेन्स वालों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग थी, वो अपने कंट्री के लिए करना चाहते थे जो कुछ भी करते थे। तो इस तरह के पॉइंट्स आप स्पेसिफिकली जब इंडियन रूलर्स के कंपैरिजन करोगे तो ये वाले पॉइंट्स लिखोगे, रैदर देन कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप यूरोपियन के कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे जो आप हमने पहले डिस्कस किया। सक्सेस का की यही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीलिम इज अ वेरी डाइसी फेज, मेन आपका इंपॉर्टेंट मेंस एग्जाम ही है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस की बात कर रहे हैं, अभी ऑप्शनल का आपके पास क्या ऑप्शनल है, उसका स्कोप क्या है, कितने मार्क्स आते हैं, उसके बारे में नहीं बात कर रहे। आंसर राइटिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।